हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। अगर सबसे पहले बात करते हैं एनालिस्ट की राय की, तो यहाँ पे आपको 83% जो एनालिस्ट हैं वो अपनी राय में ये बता रहे हैं कि आपको इसमें जो है वो बाइंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही अगर बात करते हैं रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स भी आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परसेंटेज रहे हैं वो अच्छे खासे दिख रहे होंगे। YTD से लेके अगर 6 मंथ की बात करते हैं, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हैं, तो भी आपको जो रिटर्न्स रहे हैं वो यहाँ पे बेहतरीन दिख रहे होंगे। सिर्फ 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में आपको थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इसके बात करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर, तो EPS जो है वो आपको 39 के लगभग आपको देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पीई देखते तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे आपको 34 दिख रहे हैं, और स्टॉक पीई की बात करें तो 100 दिख रहे हैं। ऑब्वियसली ये शेयर जो है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पे आपको मिल रहा है। आप चाहें तो आप अभी इसमें थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, इसको नीचे आने के लिए आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वो चीज़ हम देखेंगे चार्ट के ऊपर, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी। बट फिर भी अगर बात करते हैं डिलीवरी की, तो 30% की डिलीवरी हुई थी आज के दिन में इस शेयर में। इसकी सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे बात करें तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज भी आपको ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 11 या 12 या फिर आप 11% के लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 3 ईयर्स में 12% के आसपास तक आपको दिख रहा है। और 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 10.63, दैट मीन्स 11% के लगभग आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी है मिला के ठीक ठाक सा आपको सेल्स ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ ही बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की, तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आपको और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेंगे, जैसे कि 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर आपको कंटिन्यूसली ये जो नंबर्स हैं या परसेंटेज हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो भी अच्छे खासे नंबर्स के साथ। अब बात करते हैं इसके ROE के ऊपर। अब ROE आपको जो है वो भी बेहतरीन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये भी बढ़ते हुए ही जा रहे हैं 5 ईयर्स से। अगर एक साल के मुकाबले हम लोग बात करते हैं, तो जहां 5 ईयर्स में ये 17 to 18% के आसपास हुआ करता था, 1 ईयर में आपको 23% के आसपास नज़र आ रहा है। ROC की बात करें तो ROC भी आपको वैसे ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर्स में 21% एंड देन 1 ईयर की बात करते हैं तो 27% के लगभग। तो ऑलमोस्ट आपको ये भी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, या आप कह लें कि कंपनी डेट फ्री कंपनी की कैटेगरी में फॉल डाउन करती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोफॉर्ज कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है ये नॉर्मली पहले जो जानी जाती थी NIIT टेक्नोलॉजीज़ के नाम से ये जानी जाती थी ये कंपनी, और ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 2003 में अप्रैल के टाइम पे हुआ था। बात करें तो ये कंपनी के जो फाउंडर्स जो थे, उन्होंने क्या किया था 2019 में 30% तक का जो इनका स्टेक होल्डिंग था वो कोफॉर्ज को सेल कर दिया था। उसके बाद इस कंपनी ने ऑपरेशंस या जो भी है अपना काम स्टार्ट किया था विथ न्यू लोगो, कोफॉर्ज के नाम से न्यू लोगो के साथ 2020 में अपना काम वापस से स्टार्ट किया। ये कंपनी आपके IT सर्विस कंपनी में से एक है, और ये एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर बात करें उनके सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो AI बेस्ड डिजिटल बिजनेस असिस्टेंट, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, मल्टी करेंसी, मल्टीलिंगुअल एंड काफ़ी सारे आप यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे खासे सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। ये कंपनी जो है टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर में से आप गिनती में ये कंपनी आती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनके जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं इंक्लूडेड ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप, SEI इन्वेस्टमेंट्स एंड सैब्रे एंड SITA। उसके बाद इनके जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज की भी बात करें तो US, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी एंड थाईलैंड में भी इनके बहुत सारे आप देख सकते हैं कि सब्सिडरीज हैं, और वहाँ पे ये लोग अपने जो भी है सॉफ्टवेयर डिवीज़न को वहाँ पे भी ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। अब इनके अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो आपको FY20 के नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है इनके लिए, तो वो है US मार्केट से 49% के आसपास, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका से 37%, एशिया पैसिफिक से 9% एंड इंडिया से 5% के आसपास। फुटप्रिंट्स की बात करें तो इनके ऑलमोस्ट 17 डिलीवरी सेंटर्स हैं, अक्रॉस 18 कंट्रीज़ में इनके प्रेजेंस रहे हैं।
34 इनके सेल्स ऑफिसेज हैं एंड 6 डेटा सेंटर्स इनके अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गए इनके फुटप्रिंट्स और जो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से इनको जनरेट होता है उसकी बातें। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी बात करते हैं, जहाँ पे आपको सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। और बात करेंगे हम 4 साल की, दैट मीन्स मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक की सेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको जो नंबर्स हैं वो बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जैसे कि 2991 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ था इनके 2018 में, बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं 3676 करोड़। एंड अगर मार्च 21 की, दैट मीन्स रिसेंट की बात करें, तो 4663 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल्स जनरेट होता हुआ दिखा है। बट बात करते हैं अगर परसेंटेज चेंज की सिर्फ 2 साल की, मार्च 20 और मार्च 21 की, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 11% के आसपास तक का जंप नज़र आ रहा होगा। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपको वैसे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं साल दर साल। और बात करते हैं 2 साल की, यहाँ पे परसेंटेज चेंज की, तो 3% के आसपास आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है ऑन ईयर बेसिस पे। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली बेसिस के जो रिजल्ट्स रहे हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट्स, तो अगेन आपको सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे हम 4 क्वार्टर की, जून 20 से लेके मार्च 21 तक के। सेल्स की बात करें सबसे पहले, तो सेल्स के जो नंबर्स हैं वो आपको हर साल क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 1057 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ था जून 20 में, बट मार्च की बात करें तो 1262 करोड़ तक का इनका जो है सेल्स जनरेट हुआ है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज की 2 क्वार्टर की, जैसे कि दिसंबर 20 से लेके मार्च 21 तक के डिफरेंस की, तो 6% के आसपास तक का यहाँ पे जंप नज़र आ रहा है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज की बात करें 2 क्वार्टर की, तो यहाँ आपको 9% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। तो बेशक आपने देखा कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर हो या फिर हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों पे ही कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। नेट प्रॉफिट भी आपने देखा कि कितना बेहतरीन अभी तक के लिए इनका रहा है। तो अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी है अपने बिजनेस को भी अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया बिजनेस के थ्रू, एंड साथ ही नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बना के दिया है। अब बात करते हैं इसके जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है या फिर बाकी जो जिनके पास भी होल्डिंग्स रही है उनके ऊपर। तो जून 20 से लेके मार्च 21 तक की बात करें हम लोग 4 क्वार्टर की, तो सबसे पहले देखेंगे प्रमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो रहे हैं अभी तक, आपको थोड़ा सा गिरावट यहाँ इन 2 क्वार्टर में देखने को मिला है। बात करें अगर दिसंबर 20 की, तो यहाँ पे आपको और अच्छा खासा परसेंटेज में आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्होंने कम किया है। उसके बाद इन्होंने 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। साथ ही बात करें अगर एफआईआई के होल्डिंग्स की, तो एफआईआई के होल्डिंग्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन 2 क्वार्टर्स में। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक गिरावट देखने को, या आप कह सकते हैं कट शॉर्ट किया था, बट इन 2 क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही डीआईआई की बात करते तो डीआईआई के नंबर्स तो हमें परसेंटेज यहाँ पे एंड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे थे, बट बात करें मार्च 21 की, यहाँ घटते हुए दिखे हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई होल्डिंग्स अभी नज़र नहीं आ रही है। पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पे बीच में थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके बाद आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। प्लेज के ऊपर बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर देखें कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के क्या हाल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, 5.08 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। सेकेंड वन इज़ PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट, एंड ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी एंड PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप। और एंड बाकी आपको जो परसेंटेज रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छे खासे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर। अब बात करेंगे हम लोग इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि प्री कोविड की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। प्री कोविड की बात करें, ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखा था 2062 रुपीज़ के लगभग। आफ्टर कोविड फॉल 760 के लगभग आपको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं इस टाइम पे ये अपने सारे वीकली EMA के काफ़ी ऊपर था, बट यहाँ पे इसने अपने जो 200 वीकली EMA है उसको ब्रेक इसने नहीं किया। उसके बाद एक हल्का सा आपको यहाँ पे जो बुल रन दिख रहा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के बीच में ये शेयर वापस से अपने जो प्रीवियस हाई था उससे भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट 800 के लगभग
दैट मीन्स 2816 के आसपास ये गया था। बीच में आप देखेंगे कि ये और ऊपर गया था 2915 एंड उसके बाद जो बुल रन आया वो अच्छा खासा एक प्राइस आपको जाता हुआ दिखा है जो कि है 4051। करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 3978 के आसपास जो आज का प्राइस था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी अगर हम लोग डायरेक्ट भी देखते हैं, जिसने भी होल्ड किया होगा इतने लंबे टाइम तक उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है। बट अगर किसी ने भी बीच में भी प्रॉफिट बुक किया है तो भी उनके जो रिटर्न्स रहे हैं वो भी अच्छे रहे हैं अभी तक। अब बात करते हैं इस शेयर के ऊपर जो अब क्या कारोबार होने वाला है या अब इसमें क्या हो सकता है। तो 2 वीक से आपको ये शेयर वैसा चलता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बात करें अगर MACD के ऊपर भी, तो MACD के बेसिस पे भी ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है कभी भी। साथ ही अगर देखें तो ये शेयर ऑब्वियसली काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है अभी अपने, और इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है और इसमें थोड़ा करेक्शन तो बनता है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने जहाँ वहाँ पे भी देखा है कि जो इनके पी जो थे वो भी आपको काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे थे, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे थे। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे RSI की भी बेसिस पे आप देखेंगे तो ये ओवरबॉट के कैटेगरी में जा चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कूल डाउन इसको होने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को अब हम लोग देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। क्योंकि अगर कोई शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है बट वहाँ पे हम क्यों डिस्कस करें उस शेयर को, हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि आने वाले टाइम में हमें उसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती है। तो हमें टाइम से पहले रेडी रहना चाहिए, हमें पहले ही रिसर्च करके रखना चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में हम सही टाइम में इस चीज़ को हम लोग ग्रैब कर सके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसको। छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बीच जो भी जितने भी प्रॉफिट बुकिंग आए हैं या फिर इस टाइम फ्रेम तक की हम लोग बात करने वाले हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि अभी के लिए हमें जो रीसेंट के जितने भी आ सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट्स उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, जहाँ हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था पिछले स्लाइड में कि 2915 के प्राइस से लेके अभी जिस प्राइस पे है ये उसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे अगर थोड़ा सा और पीछे चले तो इस टाइम भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी सी दिखी थी जो कि 2300 के आसपास। अगेन आप यहाँ देखेंगे वो भी 2300 एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे 2300 के आसपास आपको हल्की हल्की जो प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये शेयर जो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है अपने जो भी है 20, 50 एंड 100 डे EMA के बीचों बीच। बाकी आप देखेंगे अभी जो शेयर है ऑलमोस्ट अपने सारे जितने भी डे EMA है उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें अगर कुछ दिनों की तो आप देखेंगे इस प्राइस के बीच ये काफ़ी टाइम से सस्टेन करता हुआ आपको दिख रहा है। नीचे की तरफ भी ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। अगर नीचे की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नीचे की तरफ किधर ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर अभी जिस प्राइस पे 3978 उससे नीचे दैट मीन्स 3808 के नीचे अगर ये ब्रेकआउट देता है जो कि इसका अभी रीसेंट आप कह सकते हैं कि इसका रीसेंट का सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो अगर इसके नीचे एक बार ब्रेकआउट देता है आपको तो आने वाले टाइम में ये शेयर आपको आता हुआ दिख सकता है 3471, जहाँ पे हमें इन सारे नंबर्स पे हमें ध्यान देना है कि ये कहाँ तक आपको आता हुआ दिख रहा है और उसी हिसाब से आप चाहें तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। अदरवाइज आप बिल्कुल नीचे आने का वेट कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट या फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये 3150 भी आता हुआ दिखेगा, अदरवाइज 2800 भी आपको आता हुआ ये दिख सकता है। और बहुत ज़्यादा आपको नीचे अभी लगता नहीं है कि ये और ज़्यादा नीचे आने वाला है, तो उसी हिसाब से जो है अभी फ़िलहाल के लिए 2800 है तो हमें वहाँ तक के लिए वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर अभी जब ये ब्रेक करता है अगर ऊपर की तरफ तो हमें लेवल की भी बात करनी है। तो बात करें अगर कि ये अगर ब्रेकआउट देता है 4081 के आसपास तो आपको आने वाले टाइम में 4250 भी आता हुआ दिखेगा, अदरवाइज 4500 भी जा सकता है। बट आपको
आपको उस हिसाब से वेट करना होगा और उसी हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम सेट करना होगा, या फिर जिस तरीके से शेयर जो है आपको आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के मूवमेंट आपको दिखते हैं उसी हिसाब से आप अपना जो भी है एक्शन आप वो ले सकते हैं। बाकी हमने दोनों चीज़ें बताई आपको, अगर सपोर्ट जो भी ब्रेक करता है तो कहाँ कहाँ आपको आने वाले टाइम में ये सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस या लेवल्स आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपना जो भी है वो आप डिसीजन बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कनेक्ट करके। बाकी खुद की रिसर्च एंड खुद की एनालिसिस भी ज़रूरी होती है जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम कभी भी ट्रेडिंग करते हैं, दोनों चीज़ों में। तो चलिए, आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं हम कि हर एक किसी के जितने भी कमेंट्स हैं उसको हम लोग कवर करें, उनका हम रिप्लाई करें। बट कभी कभी हम अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए ये मत सोचिएगा कि ठीक है कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम कमेंट क्यों करें, बट आप पूछ सकते हैं। आप उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक के कमेंट पे रिप्लाई करने का। तो चलिए, आपसे मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।